हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र मेहता। अकाउंट्स में आज इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम एक इम्पॉर्टेंट लेसन्स है। स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम की रिक्वायरमेंट उसी कंपनी को होती है जिस कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस करा रखा है। बिजनेस में यदि किसी प्रकार की मिसहैपनिंग होती है, यदि मिसहैपनिंग आपके एबनॉर्मल लॉसेस के कारण होती है, रनिंग बिजनेस में एक्सीडेंटल केसेस के कारण होती है, लॉस बाय थेफ्ट के कारण होती है, लॉस बाय फायर के कारण होती है, फ्लड के कारण होती है, या अर्थक्वेक के कारण होती है, या दूसरे भी रीजंस होते हैं बिजनेस में लॉसेस के। यदि बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो कंपनियां उसके लिए क्लेम करती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें देखना है कि जो लॉसेस होते हैं वो उसके टाइप्स क्या हैं, क्या टाइप्स हैं लॉसेस के। तो देखिए, जो पहला टाइप है हमारा लॉसेस के बिजनेस में, अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंटल केसेस लॉस होता है या फायर होती है तो देखो स्टॉक का डैमेज होता है, लॉस ऑफ स्टॉक पहला लॉसेस है आपका, स्टॉक का लॉसेस है, क्योंकि जब फायर होगा तो स्टॉक डैमेज होगा, उसके लिए हम लोग क्लेम करेंगे, कंपनियां उसके लिए क्लेम करेगी। दूसरा लॉसेस होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का। यदि बिजनेस कुछ समय के लिए बाइंड अप रहेगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, या दूसरी जगह बिजनेस कुछ समय के लिए आप शिफ्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सेकंड जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। एडिशनल जो है, अगर आपके बिजनेस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, एक्सीडेंटल केसेस हुए हैं, तो आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, दूसरी जगह भी आपको शॉप लेनी पड़ सकती है, आपके एसेट्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल लॉसेस के कारण ये प्रॉब्लम आती है, ये नुकसान बिजनेस में होते हैं। तो अपन सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक की बात करेंगे कि लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जो लॉस ऑफ स्टॉक है उसका क्लेम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को जब हम रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितनी है। फर्स्टली चेक द ग्रॉस प्रॉफिट। जिस बिजनेस को एबनॉर्मल लॉसेस हुआ है उस बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। यदि बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, सपोज करिए क्वेश्चंस में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट गिवन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा वो 1 ईयर का बनेगा। देखिए, अगर क्लोजिंग डेट 31 मार्च की है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा, और यहाँ हम उसके ईयर को यहाँ मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक लिखते समय आप ध्यान रखना कि जो ओपनिंग स्टॉक है ये ओरिजिनल वैल्यू पे होना चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है ना तो मोर देन वैल्यू पे होना चाहिए, ना लेस देन वैल्यू पे होना चाहिए। कई बार क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एक्सेस होते हैं तो आपको 100% वैल्यू पे ही मेंशन करना है। उसके बाद आपको परचेज है, परचेज लिखना है। परचेज के बाद अगर क्वेश्चंस में परचेज रिटर्न है तो परचेज में से हम लोग परचेज रिटर्न लेस करके यहाँ मेंशन करेंगे। इसके अलावा कोई वेजेज है या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ सेल्स है, सेल्स लिखेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न लेस करके यहाँ मेंशन कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चंस में गिवन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हम इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट चेक करते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन है तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अगला कंडीशंस ये है कि स्टेप नंबर फर्स्ट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया है तो उसके बाद हम लोग
ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, क्योंकि हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट की रिक्वायरमेंट है। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट हमने निकाल लिया है सेल पे। स्टूडेंट्स, कई बार कंडीशंस ये होती है कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जो है एक्सेस होती है, एक से ज़्यादा गिवन होती है। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की रेट सपोज करो 12% है, 13%, 14%, 15%, 16% है। आपके पास जो भी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट गिवन है, आपके पास 4 ग्रॉस प्रॉफिट की रेट गिवन है, तो उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कौन सा यूज़ करेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उस केस पे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट की रेट यूज़ करेंगे। और एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट की रेट अपॉन नंबर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। सपोज करो 4 ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दिया है, तो वो हम चारों ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लिख देंगे, और उसमें अगर 4 है तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकलेगी। तो अगर एक से ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट की रेट गिवन है तो हम लोग एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट होती है ये सेल पे ही होती है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कॉस्ट पे गिवन होती है। तो जब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कॉस्ट पे गिवन होती है तो आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट किस में कन्वर्ट करना है, सेल में कन्वर्ट करना है। अब सेल में कन्वर्ट करने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100, ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट, सपोज करो ये आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है 25% कॉस्ट पे गिवन है। अब मुझे इसको सेल में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लगाया था रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100, तो इस तरीके से 20% ऑन सेल पे कैलकुलेट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट सेल पे कैलकुलेट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट हमेशा ध्यान रखना है, आपको सेल पे ही यूज़ करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट देखनी है। लॉस ऑफ स्टॉक के लिए मैंने फर्स्ट स्टेप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा और कोई कंडीशंस नहीं होती स्टूडेंट्स, मैंने सारी कंडीशंस बताई है स्टेप नंबर फर्स्ट में। अब हम लेते हैं स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। देखो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आपका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होता है। जिस समय आग लगती है उस समय कंपनी में स्टॉक कितना था वो कैलकुलेट होता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आपका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करनी है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जिस तारीख को आग लगी है उतने तारीख तक बनेगी, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट होगी, जितने तारीख को ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म हुआ है उसकी नेक्स्ट डेट जो होती है वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की होती है। ये नेक्स्ट डेट अपन लिखेंगे और फायर की डेट अपन यहाँ मेंशन करेंगे। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक जो है फायर की डेट तक की ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। परचेज भी हम लोग क्या करेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके यहाँ मेंशन करेंगे। वेजेस दिया हुआ है तो वो वेजेस लिख देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट फर्स्ट स्टेप में हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट किया था वो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट से इस सेल पे, ये जो आपकी नेट सेल आई है इस नेट सेल पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके यहाँ आप लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स इसका टोटल कर लेंगे और इस टोटल को हम यहाँ लिख देंगे, और जो डिफरेंस बचेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस डेट को आग लगी है उस डेट को क्लोजिंग स्टॉक कितना था इससे हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो स्टेप सेकंड है वो स्टेप नंबर सेकंड है आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर सेकंड के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन होगा। स्टेप नंबर थर्ड है ये। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट किया था आपने, क्लोजिंग स्टॉक जो आया था वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें से स्टॉक सैल्वेज, जिस समय आग लगी थी उस समय हमने जो स्टॉक बचा लिया था, सेव कर लिया था, वो स्टॉक यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद हम वो स्टॉक मेंशन करेंगे जो डैमेज हो गया था, उसकी आज कुछ वैल्यू है
वो स्टॉक हम यहाँ मेंशन करेंगे। दो चीज़ें इसमें से लेस होगी, एक तो सैल्वेज स्टॉक लेस होगा और डैमेज स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो यहाँ लेस होगा। तो दोनों चीज़ें हम लोग इसमें से लेस करेंगे, तो इस तरीके से आपका लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 था। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 4 पे आ गए हैं। स्टेप नंबर 4 जो है अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशंस होगा क्वेश्चंस में। इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास क्वेश्चंस में गिवन होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी जो क्वेश्चंस में गिवन होगा हम यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हमने कैलकुलेट किया था वो निकालेंगे। उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक जो हमने ऊपर यहाँ कैलकुलेट किया था लॉस ऑफ स्टॉक, तो ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से ये जो है स्टूडेंट्स हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम निकल जाएगा। कई स्टूडेंट्स जो है स्टेप नंबर 4 तक निकाल के छोड़ देते हैं, किंतु स्टूडेंट्स इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 5 और लेना है। एक्चुअल क्लेम अमाउंट क्या होता है इसको मैं समझाना चाहूँगा। देखो स्टूडेंट्स, कई बार देखो सपोज करो ये लॉस ऑफ स्टॉक जो है 58,000 है। ये लॉस ऑफ स्टॉक जो है 58,000 है, 58,000 रुपये है। और सपोज करो यहाँ क्लेम अमाउंट जो है वो 60,000 आ गया। तो कंपनियाँ ये कहेगी, इंश्योरेंस कंपनी ये बोलेगी कि आपका नुकसान तो 58,000 का हुआ और क्लेम हम 60,000 कैसे दे देंगे। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है कि जो लॉस ऑफ स्टॉक है वो हम यहाँ लिखेंगे और जो आपका क्लेम अमाउंट आपने जो कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर 4 में वो आप यहाँ लिखेंगे। इन दोनों में से जो कम होगा वही एक्चुअल क्लेम अमाउंट होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ को, क्योंकि कई बार क्या होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं गिवन होती है तो स्टूडेंटों को क्लेम अमाउंट निकालने में दिक्कत आती है। कई बार ये क्लेम अमाउंट जो है एक्सेस आ जाता है और लॉस ऑफ स्टॉक जो होता है लो होता है तो प्रॉब्लम आती है डिसीजन मेकिंग में। तो आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टोटल मिला के हम लोग 5 स्टेप निकालेंगे जिससे आपका लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में बात किया है। अगले लेक्चर में हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक का एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे, उसको समझेंगे आज के फॉर्मेट के आधार पे। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नए नए वीडियो आपके पास मिलता रहे। जय हिंद, जय